लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बक्सर से निर्दलीय उम्मीदवार व पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने विस्फोटक बयान दिए हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बिहार में जनसभा के दौरान प्रत्याशी आनंद मिश्रा पर टिप्पणी की थी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए आनंद मिश्रा ने पलटवार किया है। आनंद मिश्रा ने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि हिमंत यहां बक्सर का विनाश बनकर आए थे। आनंद मिश्रा ने अपनी सेवा के दौरान हिमंत द्वारा दबाव बनाने की बातें कहते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। चलिए सुनते हैं हमारे संवाददाता विजय शर्मा के बिहार के बक्सर से आनंद मिश्रा के साथ ये एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। आनंद मिश्रा के साथ हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, और क्योंकि उनका जोश देख के काफ़ी यहाँ पे एक तरफ से तापमान है, सभी राजनीतिक दलों का तापमान गर्म हो चुका है और बड़े बड़े नेताओं का आगमन बक्सर में आने की शुरुआत हो चुकी है। सर, बड़े बड़े नेता यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बक्सर पहुंचने वाले हैं, ऐसा माहौल आपने बना दिया है। जी सही बात है। देखिए, बक्सर की जनता ने माहौल बनाया। मैं तो कौन ही हूँ, मैं तो एक छोटा सा यहाँ का जैसे लोकल बेटा होता, भाई होता, मैं वही हूँ। लेकिन ये जरूर है कि बक्सर की जनता त्रस्त है। पिछले कई सांसद आए जिन्होंने सिर्फ अपनी रोटियां सेकी है और कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट होके चले हैं किसी सेंट्रल किसी से, या कोई बाहर के लोग हैं जो कि उनको डायरेक्शन फ्री हैंड नहीं दिए होंगे काम करने के लिए। तो ये त्रस्तता के कारण आसपास के क्षेत्र डेवलप होते गए, ये नहीं डेवलप हुआ, तो लोगों ने आपके मन बना लिया। पिछली बार भी मन बनाया था, उन्हें लगा था कि अब की बार शायद अपना कोई मिलेगा जो कि संवेदनशील हो और काबिल आदमी हो, लेकिन क्योंकि नहीं दिया गया वैसा कोई प्रत्याशी, तो जनता से, क्योंकि मुझे भी जब टिकट मिलने की बातें नहीं मिला, मैं जनता के बीच गया और तब उनसे जब मुझे ये प्रोत्साहन मिला कि नहीं वो साथ खड़े हैं, और मैं खड़ा हुआ, और आप यकीन मानिए इस कदर हमारा ये जो पूरा जन सैलाब साथ जुड़ा है, ये एक तरफा चुनाव होने वाला है, आप देख लीजिएगा। देखिए, जिस तरह से हमने कहा जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे पिछले दिन और अब अमित शाह भी आने वाले हैं, तो एक तरफ से देखा जाए तो पिछले कई दिनों पहले असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचे थे और अपने भाषण में उन्होंने 3 मिनट तक आपका ही नाम लिया। तो वो आपका नाम एक तरह से, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कुछ नहीं, चुनाव के बाद उन्हें हम वापस लेके जाएंगे, उसे आने नहीं देंगे। ये एक तरह से बक्सर वासियों को उन्होंने बताया जो वापस लेके जाएंगे, या फिर आपको चेतावनी दी? ये एक पॉलिटिकल मतलब बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, किया कर दिया उन्होंने, करवा दिया गया उनसे, उन्होंने नहीं किया, मैं जानता हूं, क्योंकि यहाँ की जनता में वो एक भ्रम फैलाने की जो कोशिश है ना कि ये चले जाएंगे, और ये सब चीज़ करके ही तो वोट मांग रहे हैं ना। यहाँ के प्रत्याशी जो हैं, इनका अपना मेरिट तो कुछ है नहीं है, तो ये मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं, दूसरों को छोटा करके मांग रहे हैं, दूसरों को डरा के। तो ऐसी जो चीज़ें, हरकतों के ही सिलसिलेदार में उनको गलत ब्रीफिंग कर दी गई थी, तो उन्होंने ऐसा कहा। बट मैं यही इस पे कहना चाहूँगा कि एक बहुत सीनियर नेता है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पहली बात कि ये गलती क्या हो गया कि उन्हें पता नहीं चला कि वो मेरा वोटर्स को ना बढ़ा के गए हैं, क्योंकि मैं घर में हूँ। आप किसी घर के बच्चे को उसके घर में धमका दे, उसके भाई के सामने, उसके माँ बाप के सामने, और आप सोचे कि उस गेस्ट को उस घर के लोग पसंद करेंगे, तो बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा जगह बन सकता था, है ना, लेकिन उन्होंने अपना पोजीशन हिला दिया, खराब कर लिया। वो जो इज्जत उनको मिल सकती थी यहाँ पे, उन्होंने अपना इज्जत यहाँ पे खराब कर दिया, ये ऐसी बात कह के। तो आप किसी के घर में जाके उसी के बच्चे को धमकाने की बात करें तो कौन उसको पसंद करेगा? और किस मुद्दे पे आप सिर्फ किसी एक ऐसे प्रत्याशी को आप सपोर्ट करें जो उनको भी पता है कि नाकाबिल है उसको। तो मुझे लगता है ये वक्त है कि सच में अगर आप बात राष्ट्रहित की करते हैं तो राष्ट्रहित में कैंडिडेट भी खड़ा करिए, और राष्ट्रहित के में आप पॉलिटिक्स भी करिए। ये पार्टी हित राष्ट्रहित से अगर बड़ी हो जाती है तो वो पार्टी का पतन निश्चित है। आपका संपर्क भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ था, अगर अमित शाह की बात करें तो अमित शाह से, और मोहन भागवत जी के साथ भी था, और आपकी टिकट निश्चित थी। आपको टिकट भाजपा से नहीं मिलने का मूल कारण क्या समझते हैं? कहीं ना कहीं हिमंत बिस्वा शर्मा तो कारण तो नहीं है? नहीं, देखिए, मैं यही मानता हूं कि जिन्होंने एक तरह से मुझे सपोर्ट किया इनिशियली, और जिनको भी ये लगा था कि ठीक है इसको प्रमोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, जिन्होंने भी किया, नाम में बड़े लोग हैं, देखिए मैं बोल के ना फट से उनका इज्जत छोटा नहीं करना चाहता हूँ। तो जिन्होंने क्या है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही चूक गए। मैं जिनको सोचता था बहुत बड़े नेता हैं, तो वो लोग मुझे पार्टी ही नहीं ज्वाइन करा पाए।
तो सोचिए आप, मतलब मेरा तो भ्रम टूट गया कि मैं तो सोच रहा था बहुत बड़े नेता है, मैं एक पार्टी नहीं ज्वाइन करा पा रहे हैं आप। अच्छा, टिकट तो छोड़ दिए, फिर तो टिकट नहीं मिला तो मुझे कोई इस बात का गम नहीं है। अब जब पार्टी ही ज्वाइन करने की क्षमता नहीं है तो टिकट कहाँ से दिलाने का, मैं ही शायद ज्यादा समझ गया था कि ज्यादा क्षमता है। तो इस तरह काफी, ये जो मिथिलेश जी आए हैं, ये सुना कल कुछ इंटरव्यू बोले कि हम उनके पास गए थे अपना कार्डर चेंज करवाने के लिए। आदमी किस हवा में रहता है सोचिए, मतलब उनको शायद अपने आप को, अपना आंकलन बहुत ज्यादा कर लिए हैं। उनका खुद का अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है। बोलते हैं कि हम उनसे गए थे अमित शाह जी से अपॉइंटमेंट, अरे हम तब ना एसपी थे जिला में, हम अपना अपॉइंटमेंट करवाना था हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हम बोल लेते। उनसे बड़े हो गए क्या, हेमंत बिश्व शर्मा से बड़े हो गए मिथिलेश तिवारी, जो इतनी बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि हाँ, इतना त्रिया प्रपंच नहीं करे होते। आप देखिए पिछले जो हमारे सांसद जी है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कितना सटीक और सीधे तौर पर बोल दिया है कि किस तरह से उनके को खंजर घोपा गया, किस तरह से उनके संग दगाबाजी की गई। तो एक ऐसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये लोग क्रिएट करके रखे हैं, तो आप मतलब क्या बोलेंगे। तो बस यही सब मिला के पॉलिटिक्स चल रहा है और क्या। तो मैं यहाँ विकास का मुद्दा लेके आया हूँ तो लोगों को परेशानी हो रही है। आप झूठ बोल के आए हैं असम में। हाँ, वही बात ना, वो जो उन्होंने कहा झूठ बोल के, तो फिर वही बोलूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तो उनको जमीर से पूछना चाहिए झूठ कौन बोल रहा है ना, कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो खुल के बोलता हूँ कि मैंने उनसे कहा था कि मुझे संगठन में काम करना है। पूछिए उनसे संगठन क्यों नहीं ज्वाइन कराया उन्होंने, उनसे पूछ लीजिए आप। मैं तो बोला था संगठन आप ज्वाइन करा दिए होते तब आप मेरे डिसिप्लिन की बात करते ना। कह दिया कि बीजेपी के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, मैं बीजेपी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा हूं, मैं बक्सर के फॉर में काम कर रहा हूं, बक्सर के लिए काम कर रहा हूं। अब उसमें आपका बीजेपी का पर्सनल इंटरेस्ट अगर हैम्पर हो रहा है तो क्या आपका बीजेपी का इंटरेस्ट मेरे बक्सर को दबा के है? अगर ऐसा है तो फिर तो यहाँ पे भ्रम टूट जाएगा लोगों का, जो लोग सोच रहे थे इतने साल से कि बीजेपी उनके लिए काम करी, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी का इंटरेस्ट बक्सर के इंटरेस्ट से बड़ा हो गया है। हाँ, तो मैं आया था, मैंने कहा था मुझे संगठन में काम करने का मौका मिलना चाहिए। मैंने हर बड़े आदमी से कहा था मुझे संगठन ज्वाइन कराया जाएगा, करा दिया जाएगा, जब देख लेते हैं। माननीय जब मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो उनसे पूछे, जब मैंने उनसे कहा था, मतलब डायरेक्ट तो बात नहीं हुई थी, उनके ही एक किसी बहुत खास के थ्रू बात हुई थी, तो उन्होंने ये मैसेज दिलवाया था कि बिहार की पॉलिटिक्स में मेरा इंटरफियर करना ठीक नहीं है। तो अब ये बताइए कि आप बिहार की पॉलिटिक्स में अब आके आप क्या कर रहे हैं। ये अगर आप आके मेरे विरुद्ध बोल सकते हैं तो आप मेरे फॉर में क्यों नहीं बोल सके। मतलब आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले आदमी हैं। आपको तो सकारात्मक, हमने सोचा आप विकास पुरुष है, आप तो विनाश पुरुष बन के आ गए हैं। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह आप इतने बड़े बड़े बातें कर देते हैं ना झूठे, और उनको पता है कि मेरी जुबान बहुत धारदार है, जिसके लिए मुझे वहां उन्होंने बोलने से मना कर दिया था कि मीडिया में बात नहीं करोगे। अब तो आप नहीं रोक सकते ना मुझे मीडिया में बात करने से। तो ये बात उनको समझदारी से होना चाहिए कि उसको पता है कि बंदा जवाब देगा, ये चुप नहीं बैठेगा, तो आपको ऐसी बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आरोप ये भी लगा आपने आरजेडी या महागठबंधन से पैसे लेके वोट कटुआ के तौर पे चुनावी मैदान पे उतरे हैं। देखिए, माननीय का इतिहास रहा है कि वो दल बदले हैं, मैं नहीं दल बदला हूं, मैं यही हूं, मैं नहीं दल बदलू हूं, मैं ओरिजिनल हूं, मैं बताता हूं, ठीक है ना। और मैं किसी का ना यहाँ पे वोट कटुआ बन के नहीं, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। और माननीय मुख्यमंत्री रहे, उनको सब पता है, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा, कहवाया गया है उनसे, मैं यही कहूँ कहवाया गया है। यहाँ पे उनको पता नहीं है कि उनके मिथिलेश तिवारी ही वोट कटुआ है। उनको पता नहीं है कि मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह की दोस्ती जग जाहिर है, लोग जानते हैं। जब मिथिलेश तिवारी को पता चल गया कि वो हार रहे हैं, तो मेरे नाम का एक और आनंद मिश्रा खड़ा करने का क्या मतलब है, कौन जीत रहा है इसमें समझ में नहीं आ रहा बात को। उनका भी पूरा का पूरा एम ये है कि सिर्फ आनंद मिश्रा को हराया जाए। उनको पता है कि ब्रह्मपुर लगभग 100% मेरे साथ है, तो ब्रह्मपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी को लाया जाता है कि ब्रह्मपुर कमजोर कराया जाए कि आनंद मिश्रा हारे। उनको पता है वो हार रहे हैं, तो आनंद मिश्रा को हराना इसलिए जरूरी उनके लिए बनता है कि कल को जब वो हारेंगे तो किसी पे तो ठिकड़ा फोड़ना पड़े, क्यों हारे हैं। तो अपनी कमजोरी में हारे हैं या उनको नहीं बताना। तो आनंद मिश्रा खड़ा हो गया इसलिए हारा, तो आनंद मिश्रा को भी हरवा दो, क्योंकि आनंद मिश्रा जीत गया तो इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूं मिथिलेश जी का यहीं पे खत्म उनका पॉलिटिकल करियर, वो जितना हीरोगिरी था उनका यहीं खत्म हो जाएगा। और दूसरा है कि सुधाकर से जो उनकी दोस्ती है और क्या उनके बिजनेस टर्म से उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो किसके किसके संग पार्टनरशिप में है, कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो पार्टनरशिप में है मिथिलेश जी, वो जरा पता लगाया जाए, इसलिए इन्वेस्टिगेशन हो। वो सारे लोग हैं जिनको सपोर्ट करके वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए उनको यहाँ पे प्लेस किया गया है। मैं आपको बताता हूं, अपने बिजनेस बढ़वाने के लिए, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए उनको बक्सर में प्लेस किया गया है कि यहां से वो पैसे उठा के पहुंचा सके, जो हम होने नहीं देंगे। और ये सब, ये जो पीछे कार्यकारी चल रहा है, ये जनता को पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इसीलिए मेरा खड़ा होना जरूरी है कि मैं ऐसे लोगों को तो अपनी धरती नहीं सौंपने वाला हूं जो मुझे पता है कि किसी लालच में आए हैं, वो अपने को बढ़ाने के लिए आए हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वोट कटुआ का, ये उनके प्रत्याशी श्री मिथिलेश तिवारी जी पे लागू होता है। श्री मिथिलेश तिवारी जी लगे हुए इस बात पे कैसे भी वो राजद को जितवाएं ताकि उनका पॉलिटिकल करियर बचा रहे और वो अपनी हार का ठिकरा मेरे पे फोड़ सके। वो भी मौका उनको नहीं मिलेगा, मैं बता दूं, क्योंकि वो खुद चौथे पांचवें नंबर पे आने वाले हैं।
और एक मैं असम के मुख्यमंत्री की अगर बात करूं तो पिछले 3 सालों में उन्होंने 3 तरह की बातें कही है। पहली बात, विधानसभा में उन्होंने कहा जो क्षेत्र है, आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ ठीक हो, नहीं तो आनंद मिश्रा वहाँ जाएगा। ठीक 1 साल बाद कहते हैं कौन आनंद मिश्रा, मैं नहीं पहचानता है। ठीक जब आप निर्दलीय के उम्मीदवार के तौर पर अब इस्तीफा दे के बक्सर के चुनावी मैदान में उतरे तो वहीं आके वो बोलते हैं जो वो कुछ नहीं 2-3 हजार वोट मिलेगा उसको वापस ले जाएंगे, फिर आने नहीं देंगे। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री का 3 सालों में 3 तरह का मंतव्य आपको लेकर देना, क्या कहेंगे इस विषय? ये तो अब जनता कहेगी, मैं क्या कहूँ। जनता कहेगी कि क्या है क्या नहीं है। जनता समझदार है, वो सब समझती है। अब मैं इसके बारे में कोई तरह का बात नहीं कहना चाहूंगा कि क्या है क्या नहीं है। उनका मर्जी, जब उनका मन में जो आया तो बोले। तो लोग क्या है ना, फिर ऐसे आप देखिए, आप एक नेशनल स्टेचर का लीडर बनने के लिए निकले हैं और आप ऐसी बातें करके आप अपना पॉलिटिकल करियर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा। और ये मेनलैंड इंडिया है ना, ये मेनलैंड इंडिया। बिहार के लोग ना, पॉलिटिक्स इनके रग रग में बसा हुआ है। तो अगर ये लोग समझते हैं तो बिहार में आके आप कोई भी बात जब कहते हैं तो आप समझिए कि वो राष्ट्रीय प्रभाव पड़ेगा। आप ये असम नहीं है कि आप असम के लोग सीधे साधे हैं, वो बेचारे जो बताएंगे वो मान लेते हैं। असम मैं खुद रहा हूँ ना, असम के लोग जैसे सिंपल लोग, मैं बता रहा हूँ, देश में बहुत कम बचे हैं। लेकिन बिहार मेनलैंड इंडिया है, जहाँ के बच्चा बच्चा पॉलिटिशियन है। आपकी हर बात का विश्लेषण बैठ के चौक पे, चौपाल पे, पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे बैठ के बात होती है। तो इसीलिए गंभीरता से बात को समझना चाहिए। आप सीजन्ड पॉलिटिशियन जरूर हो सकते हैं, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी को, अगर आप मुझे अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे हैं तो वो, या तो जो ऐसा इंसान जिसको आप पसंद नहीं है करते हैं तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2 प्रश्न और पूछूंगा। बिहार के बक्सर में आके आप चुनाव जो है लड़ रहे हैं ना खेल रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ चुनाव लड़ते हैं, खेलते हैं उधर, है ना, क्योंकि वहाँ लोग अच्छे हैं। मैं बताया ना, यहाँ पे आपको पता नहीं, यहाँ पे लोग कल बल छल धन पावर, मसल पावर, दबंगई सब लगा देते हैं यहाँ जीतने हारने के लिए। यहाँ तो मेरे साथ ही कितना कुछ इन लोगों ने ट्राई किया है। तो मैं हूँ जो कि इसको झेल रखा हूँ, तो इनको भी पता है कि जिस रूप में मेरे सामने आएंगे मैं वो रूप धारण कर लूंगा। अब पॉलिटिशियन है तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, आप अच्छे आदमी मैं अच्छा आदमी हूँ, आप बाहुबली है तो मैं बाहुबली हूँ। तो अब जिस रूप में मेरे सामने खड़े हुई है वही रूप में धर लूंगा, इनको अच्छे से पता है। तो इसीलिए अभी तक मैं चल रहा है, बट मैं इनको प्ले डाउन नहीं कर रहा हूँ, ये किसी हद तक जा सकते हैं। जनसंपर्क अभियान आपने जब से झांदा है और अपने नॉमिनेशन जब से फाइल दायर किया है, कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, वो यहाँ के जिला प्रशासन को दबाव डाल रही है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले आपको जो चुनाव चिन्ह मिला वो क्रमांक संख्या 7 था, उसके बाद एक दिन बाद उसे 8 कर दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी गलती कैसे एक जिला प्रशासन की तरफ से हो सकती है? कुछ कुछ है, देखिए, चीजें नहीं बोलना चाहिए। मैं कहूँगा जिला प्रशासन को मैं जरूर बधाई देना चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने अपनी धैर्य और धीरता दिखाया है। नहीं तो ये तो मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कराने पे लगे थे ये लोग। कम से कम मैं कहूंगा कि इतनी तो सच्चाई और दम है जिला प्रशासन में कि जो सच्चे, मतलब एटलीस्ट वो लोग उस लेवल तक नहीं उतर गए कि मेरा नामांकन ही रद्द करा दे। बाकी ये 2-4 चीजें हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, उनको भी चलना है तो सबको साथ लेके चलना होगा। तो बाकी मैंने कंप्लेन भी कर रखा है, ये जो फर्जी वाला बंदा खड़ा है उसके अगेंस्ट में, कि किस तरह से उसने मेरा हुलिया धरने का कोशिश किया है। और वही नहीं, अपना उसने नाम भी गलत लिखा है एफिडेविट पे, उसका असली नाम आनंद कुमार मिश्रा, और जो कि उसका मैंने चेक करवाया है उसके पैन रिकॉर्ड से, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। एक फोन कॉल में डीएम साहब चेक करवा सकते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर उसका नामांकन अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, उसको अभी भी अलाउ किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहूंगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो मैं इसको नहीं मानूंगा। जनसंपर्क अभियान, अब जन आशीर्वाद अभियान, लोगों का आशीर्वाद किस तरह से मिल रहा है? बहुत शानदार मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, ये आशीर्वाद इस कदर बेहतर है, इस कदर अच्छा है कि मतलब मुझे खुद ये चीज़ का मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ज़रूर मैं यहाँ का बेटा और यहाँ का भाई होने के नाते ये एक मतलब नेचुरल भी है। और दूसरा, लोग भी समझते हैं कि मैं किस मकसद से यहाँ आया हूँ। मैं बार बार बताता हूँ कि मेरे लिए राजनीति एक माध्यम है, अंत नहीं है। मैं राजनीति करने नहीं, मैं डेवलपमेंट करने आया हूँ। राजनीति को सिर्फ एक माध्यम के रूप में मैं यूज़ करना चाहता हूँ सच मायने में। तो ये लोग समझ रहे हैं, और ये डेवलपमेंट नहीं होने के कारण लोग यहाँ पे त्रस्त हैं। उनमें मुझ में एक आशा दिखता है, और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस जगह को पूर्ण तरह से डेवलप करके अगले 5 सालों में इनके सुपुर्द सौंप। बक्सर की जनता आपकी जीत का सरताज पहना पाएगी 4 तारीख को? जी, मैं देखिए इसको ये मानता हूँ कि ये जीत तो रहे हम, हाँ जीत रहे हैं। उसको मैं सरताज नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ शासक बनने नहीं हूँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता। कोई ताज की बात ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक कमान मेरे हाथ पकड़ाए कि ये लो आपका फरमान है ना। तो वो 4 तारीख को वो फरमान मेरे हाथ जनता पकड़ाएगी कि बेटा बाबू, ये है काम, ये हमें अगले 5 साल में करके दो। ये फरमान मेरे हाथ, और मैं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार सेवक की तरह, एक जिम्मेदार इनका नेता की तरह नेतृत्व लेके और जिम्मेदारी लेके मैं ये काम जरूर करूंगा। इतनी तपती धूप में
अब रोड शो कर रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से हो रही है? नहीं, ये एनर्जी नहीं, ये एक जज्बा है, मैं कहूँगा ये एक ऐसा जज्बात है जो आप अपनी लोगों के लिए, जो लोगों ने आप पे भरोसा किया है, आप जिस कारण के लिए आते हैं, जो छोड़ के सब अपना छोड़ के आते हैं, और उसके बाद लोग उसको उसी जज्बे से आपको सराखों पे बिठाते हैं, और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसलिए क्या धूप, क्या छाँव, क्या बारिश, क्या आग, क्या पानी, कुछ भी हो, हम आगे बढ़ते रहेंगे, और अंतिम मतलब जब तक ये हमारा क्षेत्र डेवलप ना हो जाए, हम इसमें पूरी तरह से अपना जान लगा के काम करते रहेंगे। चलिए, ये थे आनंद मिश्रा जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे उतरे हैं, और इनका काम जिस तरह से आईपीएस रहते हुए देखा गया, और वैसे ही काम हम भी आशा करते हैं जो ये सांसद के तौर पे जब चुने जाएं बक्सर से, तो इन जो विकास का मुद्दा लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से जन आशीर्वाद ले रहे हैं, जनसंपर्क अभियान साध रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सफल होए। और इसी के साथ हम इनकी जो इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हम लगातार इनके साथ आज दिन भर रहेंगे, और इनकी जो जिस तरह से लोगों से वो संपर्क साधते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से वोटरों से बात करते हैं, हम सभी तस्वीरें हम एनी न्यूज़ को दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बिहार के बक्सर से विजय शर्मा, एनी न्यूज़।